हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेस। इस सेशन में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी का डिस्कस करेंगे, जो आने वाले बिहार एसआई एंड यूपीएसआई एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो। के पहले भी 100 क्वेश्चन का 2 सेट अपलोड किए जा चुके हैं। इस टेस्ट का कटअप होगा 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शंस हैं कालीबंगा या हड़प्पा या लोथल या आलमगीरपुर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के शाहीबाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है। रंगपुर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। रंगपुर कहाँ स्थित है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर कहाँ स्थित है। सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है जो स्थित है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है जो कहाँ स्थित है। जम्मू में या पंजाब में या हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। अभी हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान में है, और इस क्वेश्चन में है कि कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर स्थित है। और इस ऑप्शंस में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार के वस्तु मिले हैं। इसमें बताना है कि हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है धौलावीरा से या बनावली से या कालीबंगा से या फिर लोथल से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ स्थित है। हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शंस हैं कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है, जबकि कालीबंगन, रोपड़, लोथल, बनावली ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और इनके कहाँ स्थित है देखें तो कालीबंगन कहाँ स्थित है। राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और लोथल गुजरात में। किसी भी बिंदु से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन या फिर लोथल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, और इसके बाद भारत में नंबर आता है किसका, धौलावीरा का।
राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और अगर संपूर्ण में हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की बात करें तो सबसे फर्स्ट है मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गनबेरीवाला, फिर राखीगढ़ी और धौलावीरा। ये सभी 5 वृहद स्थल है जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला पाकिस्तान में स्थित है, जबकि राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ऑप्शंस है मोहब्बत गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अगता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अगता प्रदान किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाब वंश का शासक था। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अगता प्रथा स्थापित हो गई और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों में प्रशासन किया। तो मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अगता प्रदान किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अल्दौज। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण शासक बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। जिसका मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। और एक क्वेश्चन यह भी आता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका भी आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए हैं, जिसका संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शंस हैं मंदिर है, मस्जिद है या संत की किसी झोपड़ी है या फिर मीनार है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत अल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था और उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इस प्रकार ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है जो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश
या गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिए हैं। बाकी ऑप्शंस कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिए हैं। एक्चुअली कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किया। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। और किसने योगदान दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑप्शंस हैं अंगिसर या सर जॉन चाइल्ड या सर जॉन गेयर या फिर सर निकोलस बेट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शंस हैं अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग या कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी में। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में हुआ था उसका एक विस्तार मात्र था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में या पुलिकट में या कोचीन में या फिर कासिम बाजार में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। कहाँ सबसे पहले व्यापारिक कारखाना लगा था? फ्रांसीसियों द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी? लुई 14वें के या लुई 13वें के या लुई 15वें के या फिर लुई 16वें के। अभी हम लोगों ने देखे थे। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शंस है बिहार से या गुजरात से या बंगाल से या मद्रास से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार से। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आए थे व्यापारी के रूप में? डच या इंग्लिश या फ्रांसीसी या पुर्तगाली? पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे। सबसे लास्ट में कौन आए थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों के सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, इसका क्वेश्चन आता है कि 1498 में कौन आए? पुर्तगाली। और 1605 ईस्वी में डच, और 1608 ईस्वी में अंग्रेज, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी आए। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी, जो सबसे लास्ट में आए और सबसे पहले पुर्तगाली आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शंस हैं जल की शुद्धता, जल की गहराई, या जल का बहाव, या जल की मात्रा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल का बहाव। क्यूसेक जल बहाव की दर मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? कौन यूज करता है सोनार को? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, या डॉक्टरों के द्वारा, या इंजीनियरों के द्वारा, या नौ संचालकों के द्वारा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों के द्वारा। सोनार, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासव तरंगों को महासागर के गहराई में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, या फिर सोनार का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोनार। सागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी सोनार से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है कौन है? क्रोनोमीटर, या एनीमोमीटर, या ऑडियोफोन, या फिर ऑडियोमीटर। यहाँ ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर में कंफ्यूजिंग हो सकता है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और अदर ऑप्शंस को देखें तो क्रोनोमीटर से तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्व परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन क्या करता है? ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? जिसका सही जवाब होगा एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है, जबकि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर से द्रव यानी जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं वायुमंडलीय दाब के, या आर्द्रता के,
या उच्च ताप के या फिर घनत्व के। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के। पाइरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाता है? ऑप्शंस हैं वायु दाब का या गैसों का दाब का या द्रवों का घनत्व का या फिर सतह पर तेल का दबाव का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैसों का दाब का। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना या मोमबत्ती का जलना या दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना या एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपने पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्कर्षणीय होती है। जैसे पानी का चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सी क्रिया है? प्राकृतिक या भौतिक या रासायनिक या जैविक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भौतिक। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जैसे जल का वाष्प बनना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के उदाहरण हैं, कौन कौन उदाहरण है? ऑप्शंस हैं सिल्वर पर काले रंग की परत जमना, और जैसे तांबे पर हरे रंग की परत जमना, या लोहे पर भूरे रंग की परत जमना, या उपर्युक्त तीनों। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं में धीरे धीरे संक्षारण होता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग का परत बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में या ध्वनि के रूप में या फिर अम्ल के रूप में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं और इससे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शंस हैं दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, या दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, या फिर दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। पास्चुराइजेशन क्या होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है और इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्तुरीकरण या पाश्चुरीकरण संबंधित है। ऑप्शंस हैं दूध के निर्जमीकरण से, या दूध के निर्जलीकरण से, या दूध के किण्वन से, या दूध के आश्वन से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूध के निर्जमीकरण से।
पाश्चुरीकरण या पास्तुरीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या वही रहता है या कोई संबंध नहीं है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क में या फिर ह्यूगो ड ब्रीज ने? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो ड ब्रीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना को स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, या बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, या प्राकृतिक चयन से, या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, लेकिन वे अंग जिनका उपयोग हम कम करते हैं वे निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर में अपशेषी अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सांपों में टांगों का अभाव को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जो हाल ही में विलुप्त हो गई है। भारत की विशाल बनबिलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? ऑप्शन है चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीता। अगर विकल्पों में देखें तो चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है? जावा मनुष्य या क्रो-मैग्नन मनुष्य या नियंदरटल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज माना जाता है, जिसका क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ लगभग 166 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा था और इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ऑप्शंस हैं जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, या जुरैसिक काल का सरीसृप है, या ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, या ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसका जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, या बी.एन. राव द्वारा, या के. संथानम द्वारा, या के.एम. मुंशी द्वारा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बी.एन. राव द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव या बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे और उन्हीं के द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1891 और 1956।
भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या मौलाना आजाद ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने की थी वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करना? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस विषय पर जोरदार समर्थन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? किसने यह सुझाव दिया था कि जब आज़ादी मिल जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, या जयप्रकाश नारायण, या आचार्य कृपलानी, या महात्मा गांधी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आइबरजेनिक्स का। यह कथन आइबरजेनिक्स का है और उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शंस हैं ऑस्टिन, या C.R. एटली, या विंस्टन चर्चिल, या लॉर्ड माउंटबेटन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन का कथन है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार गैनबिले ऑस्टिन का था। उनका यह पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह वर्णित है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्या थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ऑप्शन सी 15 थी, या फिर 13 थी, या 12 थी, या फिर 10 थी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर सी राजगोपालाचारी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे, लेकिन 6 अन्य सदस्य थे, जैसे N. गोपालाचारी आयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र एवं D.P. खेतान। इनमें से B.L. मित्र के स्थान पर N. माधव राय तथा D.P. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद T.T. कृष्णा माचारी को इस समिति में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन है 7 थे या 6 थे या 5 थे या 4 थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और उनके साथ 6 अन्य सदस्य थे। इस प्रकार इस सेशन का प्रैक्टिस सेट का टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेट समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।